बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर जमील। केमिस्ट्री 11 चैप्टर नंबर 1 और जो टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, दीज आर द इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज। तो अब स्टार्ट करते हैं हम इन शॉर्ट क्वेश्चन से। तो हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 में पहला पार्ट उसका ये है कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन देम। ये क्योंकि रिलेट करता है एवोगैड्रोस नंबर से, तो इसलिए जितने क्वेश्चंस हैं मैंने वो एवोगैड्रोस नंबर के अकॉर्डिंगली आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो पहला मैं पार्ट आपको स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए बेटा, लिखा हुआ है 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम। जब हम सोडियम की बात करते हैं तो 23 ग्राम इज़ द मोलर मास ऑफ द सोडियम। दिस इज़ एक्चुअली द 1 मोल, और एक मोल जो होता है उसमें 6.02 10 रेज़ टू द पावर 23। अब यहाँ पर क्योंकि सोडियम लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए? एटम्स। यहाँ मैं क्या लिखूँगा? एटम्स लिखूँगा। तो आप देखें कि 23 ग्राम्स एक्चुअली किसके इक्वल है? 6.02 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स के इक्वल है। क्यों? क्योंकि 1 मोल है। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं 238 ग्राम्स ऑफ 38 ग्राम्स ऑफ यूरेनियम। अब आप देखें यूरेनियम में भी वही सिचुएशन होगी कि ये इक्वल टू होगा 1 मोल के, एंड दिस इज इक्वल टू 6.02 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स। अब आप ज़रा गौर करें कि क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं कि अब क्योंकि दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं, ये जितनी जो दोनों 23 238 ग्राम, दोनों क्वांटिटीज़ हैव द सेम नंबर ऑफ मोल्स एंड इक्वल मोल्स हैव द इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पर ये मैं बात लिख देता हूँ कि सिंस बोथ क्वांटिटीज़, दोनों जितनी भी मैंने हमने लिख दी, दोनों क्वांटिटीज़ हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स। अब इनके क्योंकि मोल्स सेम है, क्वांटिटीज़ बेशक डिफरेंट हों, लेकिन दोनों के मोल्स क्योंकि सेम हैं, नंबर ऑफ मोल्स देखे मैंने लिख दिया। सो दे हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स। देखें बेटा, ये हमारे पास बात ये क्लियर हो गई। तो स्टूडेंट्स, हमने ये बात कंप्लीट की अपने इस फर्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम एक्चुअली किसके इक्वल होता है? 1 मोल के। ये मोलर मास भी कहलाता है। और 238 ग्राम यूरेनियम, ये भी किसके इक्वल है? 1 मोल के। अगर मैं आप कहता हूँ कि 1 डजन ऑफ पेंसिल्स एंड 1 डजन ऑफ बॉटल्स, तो दोनों के नंबर्स क्या होंगे? हम कहते हैं इक्वल होंगे। बेशक पेंसिल का मैस और बॉटल का मैस डिफरेंट होगा, लेकिन दोनों के नंबर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पर यही बात की हुई है कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम यूरेनियम, इनमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं। वो कैसे, मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी बात। ये कंप्लीट जी पहला। अब सेकंड हमारे पास है मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ द कार्बन एटम। अब आप देखिए, मैग्नीशियम एटम की बात की गई है, तो हम इसको सिंपल वे में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके 2 मेथड हैं इसको सॉल्व करने के। पहला मेथड देखें, हम कहते हैं कि ये हमारे पास है कि मास ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम। अब एक मैग्नीशियम एटम का मास कितना होगा? दिस इज इक्वल टू 24 AMU। आपको पता है एटॉमिक मास यूनिट एक एटम के लिए लिखते होते हैं हम। तो यहाँ पर एक एटम डिस्कस किया हुआ, तो हमने एक एटम का 24 AMU लिख दिया। अब इसी तरह से हमारे पास है ये मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अब एक कार्बन एटम का जो मास हमें बताया गया है वो कितना होता है? दिस इज इक्वल टू 12 AMU। अब अगर आप कंपैरिजन करें यहाँ पे मैग्नीशियम और कार्बन एटम की, तो आप देखें ये 24 और ये कितना है? 12। रेशो आएगी 2:1।
इससे ये बात प्रूव हो गई कि मैग्नीशियम इज ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है जी, एक मेथड ये हुआ। अब हमारे पास मेथड नंबर 2 जो है ये मैं आपको बताता हूँ। देखें जी, मेथड नंबर 2 वो हम मोलर मेथड के ज़रिए हम फाइंडिंग लेते हैं कि मोल्स क्या होंगे, उसके ज़रिए हम देखते हैं मेथड। जी मेथड नंबर 2 में हमारे पास ये है कि यहाँ पर पूछा हुआ है मैग्नीशियम एटम का कि मैस के बारे में कंपैरिजन करना। तो हमने सबसे पहले देखना है कि 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, ये कितना मैस होता है, 24 ग्राम्स पर मोल। ठीक है जी, ये इतने एटम्स का ये मैस है। और अगर 1 एटम की बात करें, 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम, तो स्टूडेंट्स अगर हम एक एटम की बात करते हैं, यूनिटरी मेथड आपको याद होगा कि जब हम इसके बाद 1 लिखते हैं तो ये वाली जो वैल्यू होती है इससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास है 24 डिवाइडेड बाय 6.02 10⁻23, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आके डिवाइड हो गई। ठीक है जी, अब हमने ये एक एटम का ये मैस निकाल लिया और उसकी वैल्यू ये है, ये हमने फाइंड कर लिया मैग्नीशियम का मैस कि मैग्नीशियम के एक एटम का मैस कितना होगा। अब हम सेम पैटर्न पे कार्बन की तरफ आते हैं कि 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम्स पर मोल। अब हम इसी तरह से 1 एटम निकालेंगे, ये 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 12 बाय 6.02 10⁻23। ये हमने यहाँ से इसको डिवाइड किया, हम हमारे पास एक एटम का मैस आ जाएगा और वो मैस की वैल्यू ये है। ये हमारे पास मैस आ गया मैग्नीशियम एटम का और ये मैस आ गया कार्बन एटम का। अब हम मैग्नीशियम के मैस को और कार्बन के एटम के मैस को कंपैरिजन करते हैं। मैग्नीशियम के एक एटम का मैस फाइंड हुआ था 3.9867 इंटू 10⁻⁻23 और कार्बन के एक एटम का मैस है 1.9933 इंटू 10⁻⁻23। दिस इज ऑलमोस्ट द ट्वाइस ऑफ द कार्बन एटम, hence we have proved that magnesium atom is twice heavier than that of carbon atom। तो ये हमने यहाँ पर ये बात प्रूव कर दी। इसके दोनों मेथड से, दोनों मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर होता है, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कंसीडर होता है। और चाहे ये वाला हो, ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं इस सीक्वेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ज़रा लॉजिकल हैं और कैलकुलेशन बेस्ड हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं। तो हम अपने इस पार्ट सी की तरफ जो है वो चलते हैं। हमारे पास पार्ट सी ये है कि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, आप ग्लूकोज बोलें तो फिर C6H12O6 जहन में आता है, और 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज कहते हैं ये जो टेबल शुगर होता है इसी को कहते हैं, ये दिस इज C12H22O11। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब पहले तो इसको देख लें, वो कहता है इसके 180 ग्राम यानी इसका जो मोलर मैस है और इसका जो मोलर मैस है, इन दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हैं, सेम है, लेकिन एटम्स की तादाद डिफरेंट है। अब आ जाए इसी बात पे जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि दोनों के मैसेज बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं लेकिन दोनों के एटम्स क्या थे, सेम थे। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि हमेशा कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम होती है, इसलिए हम मॉलिक्यूल्स का वर्ड यूज़ करते होते हैं एवोगैड्रोस नंबर के साथ। अब यहाँ पर भी हम यही बात लिखेंगे कि हमारे पास 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है ये बेटा इक्वल होता है 1 मोल के, एंड दिस इज इक्वल टू 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। और अगर हम यहाँ पे सुक्रोज की बात करें तो ये हमारे पास है ये सुक्रोज, और इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी कितने होंगे, वो भी सेम होंगे कि 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो देखें अब दोनों की क्वांटिटीज डिफरेंट हैं
लेकिन दोनों के क्योंकि नंबर ऑफ मोल इक्वल हैं तो दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आते हैं हम एटम्स की तरफ, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ग्लूकोज, तो हमारे पास ग्लूकोज के एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको याद होगा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पे क्योंकि मोलर मैस और मैस सेम है इसलिए हम यहाँ पे मोल्स वही लिखेंगे, हमारे पास 1 मोल आता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, C6 देखें H12O6 टोटल। अब आपने एटम्स फाइंड करने हैं तो आपको पता लगेगा 1 मोल में 24 Na ऑफ एटम्स होंगे, 24 Na का मतलब क्या होता है 6.02 10 पावर 23। इन सबको ऐड करें 6 + 12 + 6, ये 6 12 हमारे पास 18 और 18 और 6 24 Na ऑफ टोटल एटम्स हो गए 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में। अच्छा अब देखें यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 1 मोल ऑफ सुक्रोज। और अगर हम एक सुक्रोज के 1 मोल में, क्योंकि हम ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये दोनों 1 मोल हैं, तो 1 मोल ग्लूकोज में 24 Na है और सुक्रोज में C12H22O11 एटम्स होते हैं। तो ये बेटा 45 Na ऑफ एटम्स बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज के जो 1 मोल में एटम्स की तादाद होगी वो 24 होगी और 1 मोल सुक्रोज में जो एटम्स की तादाद होगी वो कितनी होगी, 45 Na ऑफ एटम्स होंगे। इस तरह से दोनों के एटम्स की तादाद डिफरेंट, लेकिन दोनों के मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि किसी कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स वेरिएबल हो सकते हैं। किसी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स हमेशा सेम होंगे, किसी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे लेकिन नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट होंगे। सो ये हमारे पास, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारे पास इसका डी पार्ट है और डी पार्ट की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे सामने है और स्टेटमेंट ये है कि 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 व्हेन कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर have equal number of positive and negative charges, but the number of positively charged ions twice the number of negatively charged ions। तो डी पार्ट को अब देखें हम यहाँ पर यूं लिखेंगे। पहली बात हमारे पास थी 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। पहले तो हम H2SO4 की आयोनाइजेशन समझ लें। देखिए बेटा ये डाई बेसिक एसिड कहलाता है H2SO4, ये 2 हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड करेगा आयोनाइजेशन के नतीजे में। फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन अलग बात है, आपको एसिड बेस के कंसेप्ट में इंशाल्लाह समझाएंगे। तो ये H2SO4 जो है, अब देखिए जितने हाइड्रोजन आयंस हैं आपने वो यहाँ पर लिख देने हैं। जो यहाँ पर बेस में है वो यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास, ठीक है जी, वो यहाँ लिख दिए। ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन और सल्फेट जो है ये हमारे पास होता है ये 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट आयन। पहले तो हमने इसकी आयोनाइजेशन समझ ली। अब आपको ये पता लग गया कि 1 मोल H2SO4 होगा तो उसमें आयंस की तादाद, इसको कंपेयर करें तो वो कहता है, क्वेश्चन ये है कि 4.9 ग्राम इसका आयोनाइज किया गया, तो ये जो पॉजिटिव आयंस हैं ये डबल हैं और नेगेटिव आयंस 1 टाइम हैं। वो तो अंडरस्टूड है, हमें पता लग रहा है इसकी आयोनाइजेशन से। ये हमारे पास एक आयन है, पॉली एटॉमिक आयन है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स पे मुश्तमिल है। और आप ये देखें कि यहाँ पर ये जो कंप्लीट यहाँ पर जो लिखा होगा जो कोफिशिएंट वो बताता है नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। अब आप देखें H2SO4 है तो यहाँ पे 2 मोल्स हैं, क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है। SO4 एक कंप्लीट स्पीशी है, SO4 एक कंप्लीट आयन है, इसलिए स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं, वो कभी नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि SO4 एक कंप्लीट आयनिक स्पीशी है। तो हाइड्रोजन आयन ये लिखे हमने और सल्फेट आयन हमने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है जी। तो आप देखें कि आयंस की तादाद डबल है, हाइड्रोजन आयंस डबल हैं इसके मुकाबले में। अब क्योंकि रिलेटिव अमाउंट दी हुई हमें एक 4.9 ग्राम, हमने उसमें कन्वर्जन करनी है, तो हम क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करें। मैंने आपको क्वेश्चन ऑलमोस्ट समझा दिया। वो कहता है कि H2SO4 में पॉजिटिव आयन 2 टाइम है और नेगेटिव आयन 1 टाइम उसके कंपैरिजन में है, और इनके चार्जेस की तादाद बराबर है। अब आप देखें कि एक हाइड्रोजन पे कितना चार्ज आ रहा है, आपको नजर आ रहा है,
1, तो 2 पे कितना होगा +2, दैट इज इक्वल टू -2। वो कहते हैं चार्जेस इक्वल है, अब जस्टिफाई करना है 4.9 ग्राम में हमने। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसलिए मैं दरमियान के जो स्टेप्स हैं उसको हमेशा स्किप करता हूँ कि इस शॉर्ट क्वेश्चन को आप ज़्यादा एक्सटेंड ना करें, उतना करें जो रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, तो हमने एक फार्मूला फाइंड किया हुआ है कि जी मैस ओवर मोलर मैस और मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर। देखें जी, ये हमारे पास मैस क्वेश्चन में दिया, मैंने आपको पढ़ के बताया 4.9 ग्राम इसका मैस है H2SO4 का, और मोलर मैस H2SO4 का कितना होता है, वो होता है 98। क्योंकि इसकी प्रैक्टिस मैं आपको करवा चुका हूँ, इसलिए बार बार उन चीज़ों की प्रैक्टिस मैं आप यहाँ नहीं करवाऊँगा, यहाँ मैं आपको डायरेक्ट कन्वर्जन्स मैं आपको सिखाता जाऊँगा। ठीक है जी। तो बेटा देखें 4.9 ओवर 98 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 10⁻23, ये मॉलिक्यूल्स की तादाद हमारे पास होगी 3.01 इंटू 10⁻22। ये मॉलिक्यूल्स आ गए, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। ये हमारे पास बेटा मॉलिक्यूल्स आ गए। अब 4.9 ग्राम H2SO4 का मतलब 3.01 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है जी। अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन आइंस रेशो सल्फेट आइंस, यहाँ मैं आइंस की रेशो लिखता हूँ, तो हम देखते हैं क्या ये इक्वल है। तो आप देखें ये 2 इंटू 3.01 इंटू 10⁻22 और रेशो 3.01 इंटू 10⁻22। अब आप खुद गौर करें, यहाँ पर हमने कितने लिखे हैं हाइड्रोजन आयन, 2 लिखे हैं, ये देखें मैंने 2 लिख दिए। अब कितने क्वांटिटी में है ये, हमने कहा था 4.9 ग्राम। 4.9 ग्राम किसके इक्वल है, हमने कहा 3.01 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। दोबारा देखें, बिल्कुल समझ आ जाएगी बात। देखें हमें ये कितनी अमाउंट दी गई, 4.9 ग्राम्स। ठीक है जी, ये क्वांटिटी हमें ये अमाउंट दी गई। इस अमाउंट में मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी निकली, 3.01 10⁻22। अब मैं 4.9 ग्राम कह दूं या 3.01 10⁻22 मॉलिक्यूल्स कह दूं, बात तो डिफरेंट नहीं होगी ना, बात सेम होगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई 2 मोल्स ऑफ आयन। ठीक है जी। तो बेटा देखें आयोनाइजेशन के नतीजे में एक H2SO4 से एक अगर मॉलिक्यूल या एक मोल कह दें तो हमारे पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन्स बनते हैं, या 2 Na ऑफ हाइड्रोजन आयन्स बनते हैं, जो भी नाम दे दें। तो 3.01 में कितने, तो हम ये कहते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, जितने आयन्स बनेंगे उस मॉलिक्यूल की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें, नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। और फिर जो 3.01 ये 1 थे, इसलिए हमने यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई नहीं किया। तो आप देखिए हमारे पास 2 रेशो क्या आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब नंबर ऑफ कैटाइंस जो हैं वो ट्वाइस हैं एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ एनाइंस। ये पहली बात जस्टिफाइड हो गई। अच्छा, अब दूसरा इसका हिस्सा देखें, ये पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया, दूसरा इसका हिस्सा देखें। हमारे पास है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अब पॉजिटिव चार्जेस की तादाद देखनी हमने। ठीक है बेटा, अब आप देखें हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 3.01 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻22 और पॉजिटिव चार्जेस टोटल नंबर कितने हैं, हमने कहा जी 2 हैं। एक हाइड्रोजन पे +1, 2 हाइड्रोजन पे +1 और +1 अलग अलग रहेगा, चार्ज कंबाइन नहीं करते होते हम, +2 नहीं कह सकते हाइड्रोजन आयन पे चार्ज, हम कहेंगे एक हाइड्रोजन पे चार्ज +1 होगा, क्योंकि 2 तादाद है तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से। और चार्ज की वैल्यू कितनी है, हम कहेंगे जी ये +1 है। हमारे पास आंसर आएगा 6.02 इंटू 10⁻22, ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। लें जी, पॉजिटिव चार्ज लिख दिया। अब क्या रह गया, नेगेटिव चार्ज, इसकी वैल्यू। अब आप देखें ये हैं नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। अब आप देखें नेगेटिव चार्जेस की वैल्यू कितनी होगी,
3.01 10 रेज़ टू द पावर 22 और मल्टीप्लाई कर दूँ -2 से। -2 से क्यों किया? -2 से इसलिए किया बेटा, देखो एक हाइड्रोजन पे यहाँ पे +1 चार्ज था, एक हाइड्रोजन पे। यहाँ एक सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज है? -2 चार्ज। तो यहाँ पे मैं ये प्लस लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं माइनस लिख देता हूँ, -6.02 10 रेज़ टू द पावर 22 नेगेटिव चार्जेस। ठीक है जी, ये नेगेटिव चार्जेस हो गए, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। इस तरह से आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। स्टेटमेंट देखें दोबारा, अब आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगी। अब आप इसको ज़रा देखें, मैं दोबारा रीड कर रहा हूँ। देखें लिखा हुआ है 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 व्हेन कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, बट द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आइंस आर ट्वाइस द नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज आइंस। अब आप देखें यहाँ पर ये वही स्टेटमेंट मैंने दोबारा रिपीट की, अब आपके सामने थी कि 4.9 ग्राम में वो कहता है चार्जेस तो इक्वल हैं। देखें ये प्लस, ये माइनस, 6.02 10⁻22, ये 6.02 10⁻22, चार्जेस इक्वल हैं, लेकिन वो कहता है पॉजिटिव आयन की तादाद ज़्यादा है, डबल है एज कम्पेयर टू द नेगेटिव आयन। आपने इसको जस्टिफाई करना, तो हमने ये पूरा की पूरी जस्टिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट कर दी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ई पार्ट ये है, 1 mg ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 को कहते हैं बेटा पोटाशियम डाइक्रोमेट। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको कि दिस इज पोटाशियम डाइक्रोमेट। ठीक है जी, ये हमारे पास है पोटाशियम डाइक्रोमेट। वो कहते हैं हैज़ थ्राइस, थ्राइस कहते हैं 3 को, कहते हैं इसमें 3 थ्राइस आइंस बनते हैं। देन द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, फार्मूला यूनिट्स के मुकाबले में अब वो क्या हैं हम उनको भी ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको ज़रा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आप लोगों को। पहले तो देखें, आप ये समझ लें कि 1 mg जो है वो किसके इक्वल होता है। देखिए बेटा 1 ग्राम हमेशा इक्वल होता है 10 रेज़ टू द पावर 3 मिलीग्राम्स के। पहले तो इसको अंडरस्टैंड कर लें कि ये किसके इक्वल होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की इक्वेशन हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जब इसको आयोनाइज किया जाए तो क्या होगा। ये पोटाशियम आइंस हैं, यहाँ पे हम 2 पॉजिटिव लिखते हैं और उसके बाद ये क्रोमेट आइंस जो हमारे पास हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं Cr2O7, ये डाइक्रोमेट आइंस कहलाते हैं। ठीक है बेटा, अब आप देखें कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइंस हमारे पास ये देखें 2 ये हैं और ये 1 कंसीडर होगा। ठीक है जी, तो ये थ्राइस हो गए। ये फार्मूला यूनिट, ये पूरा एज ए होल इसको कहते होते हैं फार्मूला यूनिट। ठीक है जी, ये देखें जैसे NaCl होता है, NaCl एक कंप्लीट फार्मूला यूनिट है, लेकिन उसके अंदर आइंस कितने हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो आइंस डबल हैं उसमें एज कंपेयर टू द फार्मूला यूनिट। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक कंप्लीट आयनिक कंपाउंड जो हम फार्मूला लिखते हैं ना, कंप्लीट आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला लिखते हैं इसको कहते हैं फार्मूला यूनिट, और ये क्या कहलाते हैं, इनके आइंस कहलाते हैं। अब क्वांटिटी कितनी दी गई, 1 mg ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट। ठीक है जी, हमने नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। वो मैंने आपको बता दिया पोटाशियम डाइक्रोमेट के फार्मूला यूनिट्स होते हैं। आप देखें हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, -3 ग्राम 10 रेज़ टू द पावर -3। देखिए मैं यहाँ पे पहले भी एक्सप्लेन कर गया था कि 1 ग्राम इज इक्वल टू किसके होता है, 10 रेज़ टू द पावर 3 मिलीग्राम्स के इक्वल होता है। और 1 mg को अगर हम इक्वल करें तो यहाँ पे ये -3 हो जाएगी ये पावर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया कि ये हमारे पास 1 mg है, तो 1 mg का मतलब ये होगा मिलीग्राम्स 10 रेज़ पावर -3। तो मैस ओवर मोलर मैस होता है ये 198 ग्राम्स पर मोल, इसका मोलर मैस होता है पोटाशियम डाइक्रोमेट का। ये आपने खुद फाइंड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है हमने 6.02 10 रेज़ पावर 23 से। इस तरह से हमारे पास फार्मूला यूनिट्स फाइंड हो जाते हैं। और वो फार्मूला यूनिट्स ये हैं 3.10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -18 फार्मूला यूनिट्स। ये हमारे पास 1 mg के फार्मूला यूनिट्स
फाइंड हो गए। अब हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ आइंस। तो यहाँ पर हमारे पास है नंबर ऑफ पोटाशियम आइंस। पोटाशियम आइंस कितने होंगे? देखें यहाँ पर हमने देख लिए 2 होंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.10 इंटू 10⁻⁻18 करेंगे। और इसी तरह से नंबर ऑफ डाइक्रोमेट Cr2O7 ये आइंस होंगे, ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 3.10 इंटू 10⁻⁻18 कर देते हैं। ठीक है जी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर ये आता है। अब देखिए जी, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वन फॉर्मूला यूनिट प्रोड्यूसेस आइंस, वो कितने हैं? 3। और अगर 3.01 10⁻18 ये हमारे पास 18 है, ये 18 फार्मूला यूनिट्स अगर होंगे तो फिर ये कितना प्रोड्यूस करेंगे? तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3.10 इंटू 10⁻18 इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमारे पास ये आंसर आता है। ठीक है जी। तो देखें, पहली बात ये कि हमने जो फार्मूला यूनिट्स फाइंड किए 1 mg में वो कितने हैं? 3.10 10⁻18 फार्मूला यूनिट्स। और एक फार्मूला यूनिट से आपके पास आइंस कितने बन रहे हैं? देखें ये कितने बन रहे हैं? 3, 2 and 1, ये टोटल थ्राइस हमने यहाँ पर लिखे। तो टोटल नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स में, इतने फार्मूला यूनिट्स में आइंस कितने होंगे? तो हमने मल्टीप्लाई किए तो आप देखें ये हमारे पास थ्राइस बनते हैं। और ये हमारे पास हमने देख ली कि आइंस की तादाद थ्राइस है, जबकि फार्मूला यूनिट्स उसके मुकाबले में 1 टाइम है। वो कैसे हैं सारी सिचुएशन हमने डिस्कस कर ली। अब आते हैं जी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास पहले मैं इसको रीड आउट कर दूंगा, आपकी स्क्रीन पे होगा और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास क्वेश्चन ये है कि 2 ग्राम ऑफ H2, 16 ग्राम ऑफ CH4 एंड 44 ग्राम ऑफ CO2 occupy separately the volume of 22.414 cubic decimeter, although the sizes and masses of these 3 gases are very different from each other। अब देखिए जी, हमारी स्टेटमेंट के मुताबिक 2 ग्राम H2 जो था दिस इज इक्वल टू 6.02, दिस इज इक्वल टू दोबारा 2 ग्राम ऑफ H2, दोबारा स्टार्ट लेता हूँ। अच्छा, इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास 2 ग्राम H2 जो है दिस इज इक्वल टू 1 मोल, दिस इज इक्वल टू 6.02 10⁻23 molecules and it occupy the volume of 22.414 cubic decimeter। अब देखें जी, दूसरा है 16 ग्राम CH4 हमारे पास है, दिस इज इक्वल टू 1 मोल 6.02 10⁻23 molecules is equal to 22.414 cubic decimeter। और हमारे पास है यहाँ पर 44 ग्राम CO2 is equal to 1 मोल is equal to 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल। अब आप पूरी सिचुएशन में देख रहे हैं कि अगर हमारे पास गैसेस के मोल्स इक्वल हों तो उनके मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं? इक्वल। और अगर उनके मॉलिक्यूल्स इक्वल हों तो उनके वॉल्यूम भी क्या होते हैं? इक्वल। और यही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन अब देखें, ये साथ साथ स्क्रीन पे भी है। 2 ग्राम ऑफ H2, 16 ग्राम ऑफ CH4 एंड 44 ग्राम ऑफ CO2 occupy separately the volume of 22.414 cubic decimeter। ठीक है। अब आप देखें इनके although their masses and sizes are different, आप इनके masses और sizes different हैं, लेकिन क्योंकि इनके moles equal हैं और moles equal होने की वजह से इनके molecules equal हैं, तो इसलिए इनके जो वॉल्यूम होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में गैसेस के यूनिट में एवोगैड्रोस लॉ कि हमारे पास अगर वॉल्यूम इक्वल है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अगर मॉलिक्यूल्स इक्वल हैं तो हमारे पास वॉल्यूम भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो उस लॉ के अकॉर्डिंगली एक्चुअली हम चल रहे हैं। अब फाइनली हमारे पास ये बात तो कंप्लीट हो गई,
तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू, ये हमारे पास है अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, ये हमारे पास एक लॉ है। इस लॉ के मुताबिक इक्वल अगर हमारे पास होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स इक्वल हैं तो फिर क्या होता है, इक्वल वॉल्यूम होता है ऑफ गैसेस का। तो यहाँ भी मैं गैसेस लिख देता हूँ, यहाँ पर भी गैसेस लिख देता हूँ। तो अगर गैसेस के मॉलिक्यूल्स इक्वल हैं तो उनके वॉल्यूम भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो फाइनल बात हम यहाँ पर लिखने लगे हैं वो ये है हमारे पास, तो ये बात हमारी कंप्लीट हुई। मोलर वॉल्यूम के टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ रखी होगी ये पॉइंट कि देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ मास एंड साइज ऑन द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस बिकॉज द गैस मॉलिक्यूल्स आर 300 टाइम्स अवे। और ये बात याद रखिएगा कि मोलर वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द साइज एंड द मास ऑफ द मॉलिक्यूल। ये सिर्फ नंबर्स बढ़ाते जाएँ, क्योंकि यहाँ पर हमने लिख दिया कि नंबर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन साइज़ या मैस बढ़ाने से नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो सकता, इनके वॉल्यूम पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास आज की एक डिस्कशन थी जिसमें हमने इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट किए। होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।